हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के अंतर्गत इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण अध्ययन की हमारी दूसरी प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व कर लिया है, तो जिन्होंने अब तक उस क्लास को नहीं देखा है एक बार देख लीजिए। आप सबके लिए क्लास बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेट 2 को और देखते हैं इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को। सबसे पहला ही प्रश्न हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। किसके तरीके? तो खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं, कैसे खाना को पकाना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन ए उबाल कर, गूँथ कर, भून कर, या ऑप्शन बी सेक कर, उबाल कर और बेल कर। ऑप्शन सी है तल कर, फिर भिगो कर, फिर भून कर। ऑप्शन डी है सेक कर, तल कर और तब भूनकर खाना चाहिए। इसमें से कौन सा समूह है जो खाना पकाने के सबसे अच्छा तरीका है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, सेक कर, तल कर और भूनकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हमारा है, कांसा जो है क्या है? ब्रॉन्ज की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ब्रॉन्ज या फिर कांसे की बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि कांसा दो धातु का मिश्रण है। किसका? कांसा दो धातु का मिश्रण है। और यह दो धातुएं कौन सी है? यानी कि ब्रॉन्ज जो है क्या है? दो धातुओं का मिश्रण है। और यह ब्रॉन्ज किससे, कौन से दो धातु मिलकर बने हुए हैं? ऑप्शन ए है तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी है तांबा और टिन, ऑप्शन सी है तांबा और लोहा, या ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम और टिन। तो ब्रॉन्ज किससे मिलकर बनता है? ब्रॉन्ज दो धातु से बनता है, तांबा और क्या होते हैं? तो तांबा होता है और दूसरा टिन होता है। ठीक है, तांबा और टिन से बनता है क्या? ब्रॉन्ज। आप ऐसे लिख सकते हैं, तांबा प्लस टिन इजकल टू ब्रॉन्ज बी। बस ऐसे, यानी कि टी प्लस टी मिलकर क्या बी बन जाते हैं, ब्रॉन्ज बन जाते हैं। की वर्ड बता रही हूँ, ये ऐसे याद करने के तरीके, नहीं तो कन्फ्यूजन तय है इसमें। ठीक है, इसीलिए आप लोग कीवर्ड्स बना के ऐसे डेवलप कर लीजिए कीवर्ड कि तांबा टी हो गया, टी से टिन हो गया, बस उसके बाद से बी यानी कि ब्रॉन्ज बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। ये छोटे छोटे कीवर्ड आपको एग्जाम में देखिएगा किस तरह से हेल्प करेंगे क्वेश्चन सही करने में। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक पेड़ का नाम है। यानी कि रेगिस्तानी ओक क्या है? एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें क्या होती हैं? उस गहराई तक जमीन के भीतर हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। मतलब इतनी जड़ी गहरी है इस रेगिस्तानी ओक की कि जब तक पानी तक ना पहुंच जाए वहाँ तक जा पहुंच जाती हैं ये। ठीक है, अब देखिए, इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी, यानी कि पेड़ मान लीजिए अगर 20 फीट का है, 20 फीट का पेड़ है तो 30 गुनी, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 60। यानी कि अगर ये 20 है तो ये 60 तक नीचे जाएगा। ठीक है, गहराई तक जाएगा यह पेड़। अब यह पेड़ कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी अबू धाबी, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है रूस। तो कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया में वह पेड़ होता है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, यही मैं बता दूँ, बहुत बार पूछा जाता है, यह कैनबरा। कहाँ पे इसकी राजधानी है? तो कैनबरा में इसकी राजधानी है। आगे देखते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी कौन सी जो अवधि होती है? सबसे अच्छी समय, सबसे अच्छा अवधि कौन सा होता है जब बिहार राज्य के लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं? ऑप्शन ए है जनवरी और मार्च, ऑप्शन बी है अप्रैल से जून, ऑप्शन सी है जुलाई से सितंबर, या ऑप्शन डी है अक्टूबर से दिसंबर। तो कौन सा महीना मधुमक्खी पालन के लिए बेस्ट होता है? तो मधुमक्खी पालन के लिए अक्टूबर और क्या होता है? दिसंबर। ये अक्टूबर से दिसंबर का महीना सबसे बेस्ट माना जाता है मधुमक्खी पालन के लिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, अक्टूबर से दिसंबर, जो कि आज से 1 अक्टूबर है, आज से लेकर के दिसंबर तक। ठीक है, को रिलेट करके पढ़ते चलिए ना दैनिक जीवन से। तो सीटेट में आप 130 कहते हो, 130 लाना, 120 लाना, 141 आप ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। ठीक है, और लेकिन इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट पैडागोजी, जो पैडा का सेक्शन है उसको आपको सबसे बेहतर तरीके से आपको पूरी कमांड बनानी है पैडा पे, तभी आप क्या कर पाएंगे? सीटेट को बेहतर तरीके से एकदम क्वालिफाई कर लेंगे। आगे देखते हैं, पांचवा है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यानी कि जो खेजड़ी का वृक्ष होता है उसके बारे में सही कथनों को चुनना है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। खेजड़ी का वृक्ष बिल्कुल यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही पाया जाता है, यह बात तो सही है।
इससे इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। जब रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जा रहा है तो डेफिनेटली अधिक जल की आवश्यकता नहीं है। यह बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। छायादार वृक्ष है और यहाँ बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी है। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, बिल्कुल ही गलत है यह। ऑप्शन डी हमारा यही तो गलत है, ठीक है। और कितने सही, ए बी सी और ये तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं। वैसे इस प्रश्न में सही कथन नहीं बल्कि गलत कथनों को चुनिए। गलत कौन सा है वो चुनना था, तो ऑप्शन डी क्या है, गलत है। छठा प्रश्न है हमारा, देखते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन इसमें सही है। हाथी अपना अत्यधिक भार, क्या है, अत्यधिक भार, यानी कि हाथी जो है अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। सही कथन पूछा गया है, ऑप्शन बी है। 3 महीने के, भाई अधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद नहीं करते हैं। 3 महीने की हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल, कितना, 2 क्विंटल होता है। ऑप्शन सी है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। ऑप्शन डी हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। कौन सा कथन सही है, ऑप्शन बी सही है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार कितना, सामान्यतः 2 क्विंटल तक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 7वां प्रश्न है। देखते हैं, सीटेट में प्रश्न थोड़े क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो प्रश्नों से, बड़े प्रश्न को देख कर डरना नहीं है। 7वां प्रश्न है। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए। जिस गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में क्या लिखा है। मैं गांव से आया हूं। अब वो गाँव, उस गांव का ना, वो उस गांव के बारे में बताना है। वह गांव जो है किस राज्य में पड़ता है, आप लोगों को ये बताना है। अब मैं गांव से आया, उस गांव का नाम नहीं दिया है। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट क्या होते हैं, ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है और यह अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए, किस राज्य में होना चाहिए, विशेषता क्या है उस गांव की, कि भैया लकड़ी के खंभों पर बनते हैं, लकड़ी के खंभे पर वह गांव बनता है, ठीक है, वह घर बनता है। 10 से 12 फुट जो है क्या होता है, ऊंचाई पर बनता है, अंदर से भी लकड़ी का होता है। तो जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहीं पर ऊंचाई पर बनेंगे। तो कहाँ पे इसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, यानी कि सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर का राज्य असम है और यहीं पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है इन सब ऑप्शंस में से, ठीक है। वैसे तो मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 8वां प्रश्न है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित है। तो ब्रेल लिपि किस पर आधारित होती है, 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर या 10 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं, ठीक है, 6 बिंदु। और जो अंधे व्यक्ति होते हैं उनके लिए लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, ठीक है। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा लेता है। देखते हैं, मैना, उल्लू, कौवा और कोयल, इनमें सबसे कौन है जो अपनी गर्दन को सबसे ज़्यादा घुमा लेता है पीछे। उल्लू। कौन सा है, उल्लू जो है यह रात में दिखाई देता है, उल्लू को दिन में दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता है, ठीक है। आगे देखते हैं 10वां। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपिकोवा हो गया, नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इन्हें, इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब आपको बस कीवर्ड मिल गया, टैपिकोवा और नारियल, इनमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो आंध्र प्रदेश है, असम है, गोवा है, केरल है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें टैपिकोवा और नारियल, ऑप्शन डी राइट आंसर है, केरल में होता है। कहाँ पे, केरल में होता है, ठीक है। और असम की बात करें तो यहाँ पे वर्षा के कारण जो है 10 से 12 फुट ऊंचे क्या हो जाते हैं, लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं, खंभों पे बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 11वां। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही में क्या, देखिए, गुड़, उसके बाद से क्या, आंवला, इसके बाद से क्या, हरी पत्तीदार सब्जियों की बात कर रहा है। ये सब खाने के लिए कह रहा है कि क्या गुड़ खाइए, आंवला खाइए, हरी पत्तीदार सब्जी। अब गुड़ में, आंवले में और हरी पत्तीदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, इन सब में आयरन होता है। क्या होता है, आयरन, आयरन होता है। अब देखिए, सुझाव देता है यह मरीज किस रोग से पीड़ित है। अब जब आयरन से भरपूर खाने की बात करें तो ऐसा इसमें जो रोग होगा उसमें डेफिनेटली आयरन की कमी होगी, वही रोग होगा।
देख लेते हैं बुखार में क्या आयरन की कमी होती है? बिल्कुल नहीं। मियादी बुखार में भी आयरन की कमी तो नहीं होती है। मलेरिया में आयरन की कमी नहीं, बल्कि मलेरिया या फिर डेंगू में क्या प्लेटलेट्स की कमी होती है। और ऑप्शन डी एनीमिया, इसका नाम ही है रक्त अल्पता। एनीमिया का हिंदी में नाम होता है रक्त अल्पता, यानी कि अल्पता मतलब रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी। एनीमिया यानी कि खून की कमी रक्त अल्पता को कहते हैं। अब बस यही ऑप्शन है हमारा डी। 12वां देखते हैं। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देखते हैं। कितनी? 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। या पक्षी कौन है? तो ऑप्शन ए है चील, कौवा, चील और बुलबुल। ऑप्शन बी है बाज, कबूतर, तोता। तो बाज तो देख लेता है, कबूतर तोता नहीं देख पाते। ऑप्शन सी है चील, बाज और गिद्ध। यही सेट सही है कि चील, बाज और गिद्ध ये तीनों पक्षी जो है क्या 4 गुना, इंसान से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। 13वां प्रश्न है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रम में क्या है? तो अब बताइए दिल्ली के क्रम में देखो हिमाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है? ये मैं मैप उतना परफेक्ट नहीं बना रही हूँ, बट ठीक है। देखिए ये क्या है? ये लद्दाख है और यहीं पे हिमाचल प्रदेश पड़ता है, एचपी पड़ता है, ठीक है। और दिल्ली यहाँ आसपास पड़ता है। मध्य प्रदेश कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश जो है मध्य में बीच में पड़ता है। अब देखते हैं उत्तर पूर्व। अब कह रहा है दिल्ली के सापेक्ष उत्तर पूर्व में कौन एचपी पड़ेगा? उत्तर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट में इस दिल्ली के सापेक्ष जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगी। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कहाँ पड़ेगी? तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है कहाँ? उत्तर पूर्व। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम में। दो ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है। दो ऑप्शन इसके सही हो गए हैं। देखिए ऑप्शन ए में भी वही चीज़ दी गई है, ऑप्शन डी में भी वही दी गई है, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, 14वां है, EVS यानी कि क्या है? EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ संप्रेषण अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, मैंने बता ही दिया। एनवायरमेंटल स्किल, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज, एनवायरमेंटल स्टडीज़, यही इसका फुल फॉर्म होता है EVS का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा जो है शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? किस स्तर पर? प्राइमरी स्तर पर। तो देख लेते हैं कौन सा प्राइमरी स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय की बाहरी दुनिया से जोड़ना, बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए कि कक्षा कक्ष को बाहरी दुनिया से क्या करना? जोड़ना, बाहरी दुनिया से जोड़ना बिल्कुल बेहद आवश्यक है। शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, बिल्कुल भी नहीं भाई, शिक्षक कड़े अनुशासन का सुनिश्चित नहीं करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर है। देखते हैं सी और डी क्यों नहीं है। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य प्रेरित करना, तो बिल्कुल सही बात है, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन डी है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन बी ही नहीं है, कड़ा अनुशासन बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। 16वां प्रश्न है, आंचल अपनी कक्षा 5वीं में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाली कल्पना पर आधारित जो है प्रश्न पूछती है, उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य किस स्किल को सुधारना है? किस स्किल को सुधारना है? देखते हैं। अवलोकन कौशल को, यानी कि ऑब्जर्वेशन को, संवेगात्मक कौशल को, चिंतन कौशल को, बोलने संबंधी कौशल को। तो भैया गहन जांच पड़ताल वाले प्रश्न हैं, यहीं से पता चल रहा है कि बच्चों में चिंतन कौशल का विकास करना चाहती हैं आंचल, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। आगे 17वां प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ठीक है, देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। नलिनी जो है किस पद्धति का प्रयोग कर रही हैं, यही देखना है हमारे दोस्त पक्षी पढ़ाने के लिए। पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, ठीक है, क्या करना? तो पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नज़दीक से पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। अब ये एक्टिविटीज़ उन्होंने करवाया। अब आगे देखते हैं नलिनी किस प्रयोजन के लिए विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही हैं, यानी कि जो उपागम अपना रही है नलिनी वह किस प्रयोजन से
अपना रही हैं, इसको देखना है। ऑप्शन ए है अपनी पाठ योजना का पालन कर रही हैं, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, या दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो किस लिए नलनी इन्होंने किया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, जो बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थी हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, 18वां प्रश्न हमारा है। 18वां प्रश्न है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? तो देख लेते हैं। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। ऑप्शन बी है विभिन्न खेलों के कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। क्या उन्हें अगर शिक्षार्थियों को कार्ड बनाकर दिखा देंगे तो खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की भागीदारिता होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए भी उनमें भागीदारिता कहाँ होगी? शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना बनाने के लिए कहना, तो विद्यार्थी उसमें भागीदार नहीं, जब तक स्वयं विद्यार्थी उसमें सम्मिलित ना हो उसमें भागीदारिता नहीं आती है। इनका ऑप्शन ये सही है। देखिए, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जा रहे हैं शिक्षक या शिक्षिका और उन्हें अलग अलग दिनों पर अलग अलग खेल खिला रही हैं, तो इसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं विद्यार्थी, भाग ले रहे हैं, भागीदारिता उनकी है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? किसका रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्ह अंकन वाले आरेख बनाना, या फिर ऑप्शन डी है जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। रूपात्मक आकलन के लिए कौन सा नहीं? ऑप्शन डी जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, यह रूपात्मक आकलन के लिए समुचित कार्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, जीव जंतु पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण की आयोजन करती है। अब पाठ को जीव जंतु पर आधारित पाठ पढ़ाती हैं शीतल शिक्षिका हैं, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं और उन्होंने पढ़ाने के बाद जीव जंतु पाठ को पढ़ाने के बाद चिड़ियाघर लेके गई बच्चों को क्या करने के लिए? दिखाने के लिए। अब वो क्या करना चाह रही हैं इससे, यह देखते हैं। यह विद्यार्थियों में मदद करेगा, किस चीज़ में मदद करेगा, यह चीज़ देखते हैं। जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास, दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव, कक्षा कक्ष के अध्ययन को वास्तविक जीवन के परिस्थितियों के साथ जोड़ना, और डी है जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी है कि जो बच्चे इन्होंने पाठ में अब तक पढ़ा है और उस पाठ को इमेज में देखा उसको रियलिटी में देख सकें, अपने वास्तविक जीवन से जोड़ सके। यही ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, 21वां प्रश्न देखते हैं। शालिनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। शालिनी शिक्षिका है और कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती हैं, तो वे क्या करेंगे देखते हैं। उन्हें श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। पाचन तंत्र का अगर आरेख बना देंगी तो बच्चे जो है पोषण पर आधारित प्रकरण से अच्छी तरह से परिचित हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजनों का अगर उदाहरण दे देंगी तब भी नहीं बच्चे उससे अच्छी तरीके से परिचित हो पाएंगे। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का भी उपयोग करने से भी बच्चे क्या है अच्छी तरीके से उस पाठ से परिचित नहीं हो पाएंगे। डी देखते हैं, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, इसके तत्वों का अवलोकन करें, यानी कि अपना अपना टिफिन बॉक्स लंच बॉक्स खोलें और उसमें किसने क्या लाया, किसी ने पालक की सब्जी लाई है, किसी ने पनीर की सब्जी लाई है, किसी ने भिंडी की सब्जी लाई है, और उसमें बताना चाहिए किसी ने कोई गाजर का हलवा लेकर आया तो जिसने गाजर का हलवा लेकर आया बताओ कि आपने विटामिन ए से भरपूर चीज़ें लेकर आई हैं, जिसने पालक लाया आपने आयरन से भरपूर चीज़ें लाई हैं। विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी रोग खत्म हो जाता है, पालक खाने से शरीर में आयरन होता है, एनीमिया रोग खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बताइए, तब बच्चे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो पोषण पाठ है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद उसकी व्याख्या, जैसे मैंने व्याख्या किया, तो बस ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। समझ लेते हैं 22वां प्रश्न। रश्मि क्या है? एक शिक्षिका है और उनको सिखाया जाता है कि वह प्रश्न बनाते समय विभिन्न चरणों को क्रम में नहीं है, यानी जो चरण दिए हैं वो क्रम में नहीं है, उनका क्या करना चाहिए? रश्मि को अनुपालन करना चाहिए। अब करें। अब प्रश्न क्या है यहाँ से देखिए, और पहला ऑप्शन क्या है? प्रश्न लिखना,
यहाँ दूसरा ऑप्शन है प्रारूप तैयार करना, इनके डिज़ाइन तैयार करना। तीसरा है प्रश्न का संपादन करना और चौथा है ब्लूप्रिंट तैयार करना। अब कि दिए गए चरणों का सही क्रम, सबसे पहले क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले क्या आप करेंगे? सबसे पहले किसी चीज़ का आप क्या करते हैं? ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 राइट होगा। सबसे पहले ब्लूप्रिंट ही तो तैयार करेंगे कि जैसे सीटेट पास करना है तो सबसे पहले आप ब्लूप्रिंट ये तैयार करोगे कि भाई सीडीपी पे हमें सीडीपी में 30 नंबर लाने हैं, तो हमें कितना टाइम इस सीडीपी की प्रैक्टिस पे देना है। हमें ईवीएस भी 30 नंबर का है, तो हमें ईवीएस की पैडागोजी पे कितना ध्यान देना है, ईवीएस में कितनी मेहनत करनी है हमें, मैथ्स में, या फिर जिन्होंने एसएसटी लिया है उसमें, या फिर जिन्होंने लैंग्वेज हिंदी और लैंग्वेज इंग्लिश लिया है उस पर किसको किसमें कितनी मेहनत करनी है। ईवीएस उसके जो है 15 नंबर की पैडागोजी है तो उस पर मेहनत करना है। और भी चीज़ें आती हैं जो कॉम्प्रहेंसन आता है तो उस पर 15 नंबर का हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तो उस पर मेहनत करना है। तो ये ब्लूप्रिंट ही तो तैयार कर रहे हो आप सीटेट पास करने की एक रणनीति। ब्लूप्रिंट मतलब क्या? रणनीति तैयार करना। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं। उसके बाद से आप क्या करते हैं? उसके बाद से सबसे पहले आप ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया आपने, ठीक है। रूपरेखा डिजाइन, ब्लूप्रिंट नहीं बल्कि उसको डिज़ाइन कहते हैं या रूपरेखा कहते हैं। और रूपरेखा तैयार करने के बाद से आप क्या करते हो? बोलने में थोड़ी सी मैंने गड़बड़ी कर दी, इसलिए माफ़ करिएगा। पहले रूपरेखा तैयार करेंगे, डिज़ाइन तैयार करेंगे, डिज़ाइन के बाद से ब्लूप्रिंट तैयार होता है। डिज़ाइन देन यानी कि सबसे पहले डिज़ाइन, तब क्या होता है? ब्लूप्रिंट तैयार होता है। उस ब्लूप्रिंट को तैयार करने के बाद से प्रश्नों को आप क्या करोगे? राइट करोगे, लिखोगे। और प्रश्नों को राइट करने के बाद से आप क्या करोगे? तब जाके प्रश्नों का संपादन, जिसे एडिटिंग कहते हैं, संपादन होता है। क्या होता है? प्रश्नों का संपादन किया जाता है, एडिटिंग किया जाता है। यही चरण है, आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23वां प्रश्न क्या है। 23वां प्रश्न है, हरप्रीत अपने शिक्षक विद्यार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव क्या हो सकता है पर्यावरण को संरक्षण के लिए? देखते हैं ऑप्शन ए, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं रखता है तो पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाएगा। सारे व्यक्ति ऐसे थोड़ी नहीं कि कार स्कूटर नहीं रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, इससे भी यह भी अच्छा सुझाव नहीं है। अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच कराना, ये भी नहीं बल्कि ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर है कि भाई बाहर आने जाने के लिए जितना हो सके सार्वजनिक साधनों का क्या करिए? प्रयोग करिए। 24वां प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? जिज्ञासा, उनमें क्यूरियोसिटी लाना है कक्षा 5 के विद्यार्थियों में, तो सबसे बेहतर तरीका ऑप्शन ये है, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान कर दो, ज़्यादा लिखने के लिए काम दे दो, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षण का आयोजन करना, या गहन जांच परख और कल्पनात्मक प्रश्न पूछना। भाई कक्षा 5 का विद्यार्थी है तो जिज्ञासा उत्पन्न करना है, तो उसमें गहन जांच परख और कल्पनात्मक प्रश्न पूछेंगे, तब बच्चा ज़्यादा क्यूरियोसिटी आएगी, उसमें ज़्यादा जिज्ञासु बनेगा। ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 25वां प्रश्न है हमारा, 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? देखते हैं, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोतों के बारे में विद्यार्थियों का आकलन करना, या शिक्षार्थियों के कल्पनात्मक और चिंतन कौशल का विकास करना, विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। देखिए, अगर 1 महीने तक बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, या कल्पनात्मक और चिंतन कौशल, कैसे विद्यार्थी सोचेंगे भाई लाइट नहीं रहेगी तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और भी चीज़ें हमारी नहीं हो पाएंगी। तो कल्पनात्मक और चिंतन कौशल का विकास करना, ठीक है। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न है, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? किस पर लेखन और सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, शिक्षकों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षकों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और क्या करें? सीखें। देखते हैं, विषय की आधारभूत अवधारणा और सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना और विद्यार्थियों को भारी कौशल में सुधार करना। भाई देखिए, अगर क्या सर्वेक्षण और लेखन का भाग है तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी सही है। शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को क्या करें? खोजें और सीखें, लर्निंग बाय डूइंग करें, ठीक है। 27वां प्रश्न थोड़ा बड़ा है,
वृक्ष संरक्षण की आवश्यकता के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलाप का आयोजन करती है। प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना और वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब कह रहे विद्यार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य प्राप्त करने में दी गई गतिविधियों में सबसे कम प्रभावी पूछा है कौन सा होगा। तो अगर देखें इनमें से सबसे कम प्रभावी शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखा देना, कौन सा हमारा सही है, तो डी सही है। ठीक है, कटी लकड़ियों का भंडार दिखा देना, ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। देख लेते हैं 28वां प्रश्न हमारा क्या है। 28वां प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रसारित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबद्ध अवधारणा समझ नहीं पाए, जो संबंधित अवधारणा है उसको समझ नहीं पाए। इसका प्रमुख कारण क्या है? बड़ी संख्या में, देखिए आंसर आपका साफ साफ पता चल जाएगा क्या है कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी सीख नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा, क्या सभी शिक्षार्थियों का, बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर सही नहीं है? बिल्कुल भी गलत होगा। यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। अगर योग्य नहीं था तो फिर शामिल क्यों किया गया था, मतलब योग्य था। शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। अगर 100 बच्चे हैं, 100 में अगर मान लो 80 बच्चे समझ नहीं पाए तो क्या यह प्रकरण 80 को रोचक नहीं लगा, सिर्फ 20 को ही रोचक लगा? ऐसा भी नहीं है। ठीक है, यानी कि कौन सा सही, ऑप्शन ये सही है कि जो शिक्षिका है उन्होंने उस प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति, सही मेथड का प्रयोग नहीं किया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। यह थी आज की हमारी क्लास पर्यावरण की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।